हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा इकोनॉमिक्स के मैक्रो के दूसरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो का वन शॉट लेक्चर। तो भैया ये जो चैप्टर है ना, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तुमसे पूछ लिया जाता है क्या ये क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट है, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसमें रट्टा मारने से नहीं होगा, इस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडियन इको में रट्टा चलता है पर मैक्रो में रट्टा नहीं चल सकता है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये इंसान नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, तो रट्टा नहीं काम करेगा। तो इसलिए वन शॉट लेक्चर को ना गलती से भी छोड़ना मत, पूरे का पूरा सुनना एंड तक, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। ठीक है, तुम्हें पता है सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारे नाम की अटेंडेंस मुझे मिलनी चाहिए, ताकि भैया सबको पता चले ये बच्चा हमारे पास आके पढ़ा है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर लेना, बिकॉज नोट्स वगैरह, एमसीक्यू सब कुछ हम तुम्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो तुम्हें हर जगह फॉलो जरूर करना है। ठीक है, तो प्रॉमिस करो पूरा लेक्चर सुनोगे, एंड उसी प्रॉमिस के साथ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस एक मुझे प्रॉमिस करो कि जहां भी मैं कोई डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, तुम मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ोगे, सो दैट तुम्हें एक रिकॉर्डेड वीडियो जैसा नहीं बल्कि एक लाइव क्लास जैसा फील आए कि हाँ हम साथ साथ मैम के पढ़ रहे हैं, एंड तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट आता है उसी सेकेंड टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लो, आई विल आंसर ऑल द डाउट्स जस्ट लाइक अ लाइव क्लास। ठीक है, चलो चैनल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। तो इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसा नहीं है कि एनालॉजी नहीं है, कुछ ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है आपस में चैप्टर। इसमें आपको कुछ 10-15 वर्ड्स की डेफिनेशन याद करनी है और कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में कुछ 10-15 वर्ड्स की डेफिनेशन याद करनी है और कोई स्टोरी लाइन इस चैप्टर की है ही नहीं। सबसे पहले शुरू करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी से। चलो, तो इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। अब मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ोगे। इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट within which persons, goods and capital circulate freely। तो कहते हैं कि ये वो वाली ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो एक गवर्नमेंट जो है जिसको ऑपरेट कर रही है और जिसके अंदर हमारे लोग, हमारा सामान फ्रीली मूव कर सकता है, बिना किसी भी परमिशन के वो फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, अब ये तो देखो प्रॉपर डेफिनेशन थी जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, पेपर में लिख के आनी पड़ेगी। बट अ लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन जो है डेफिनेशन नहीं पूछता, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे देता है और बोलता है कि बताओ ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं आएगा। तो बस तुम्हें ये देखना है कि क्या वो तेरा है या मेरा है, ओनरशिप किसकी है, फर्क नहीं पड़ता जगह किसकी है, ओनरशिप किसकी है, आपको बस वो देखना है। तो अगर ये फॉलोइंग जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अगर वो इफ दे आर ओन्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, अगर वो मेरे देश के लोगों की ओनरशिप के अंडर है, डजंट मैटर वो किस देश के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो मेरे देश के लोगों की ओनरशिप के अंडर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, तो ये जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर ये चीजें मेरे देश के रेजिडेंट्स ओन करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस देश के अंदर लोकेटेड है वो चीजें, अगर मेरे देश के रेजिडेंट ओन करते हैं इनको, तो ये चीजें मेरी हैं। दूसरी चीज, अगर ये चीजें इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर ये चीजें इंडिया के अंदर प्रेजेंट है पर हमारे देश के लोग उसको ओन ही नहीं करते, तो ये हमारी नहीं है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर अगर कोई भी ऐसी शिप है जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर एक शिप है जो चाइना की किसी कंपनी की है, तो वो शिप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं कहलाएगी। सिंपल बात। अगर इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, अगर यूएसए की एम्बेसी है इन दिल्ली, प्रेजेंट कहां पे है, इंडिया में, ओनरशिप किसकी है, यूएसए की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हुई, यूएसए की। आपको कहां फिजिकली प्रेजेंट है वो देखना ही नहीं है, आपको ओनरशिप देखनी है। ओनरशिप किसकी है, यूएसए की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हुई, यूएसए की। अगर इंडियन एम्बेसी है इन यूएसए, तो वो ओनरशिप किसकी है, इंडिया की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, इंडिया की। सही हो गई बात। अगर इंडिया का शिप है जापान में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट है चाइना में, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है।
अगर चाइना का एयरक्राफ्ट है इंडिया में तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो कोई भी पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस, हमारे शिप, हमारे एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस राइट्स, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री बेस, कुछ भी अगर हमारी ओनरशिप है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। फिर चाहे वो यूएस में है, चाहे वो चाइना में है, चाहे वो रशिया में है, जापान में, कहीं भी है। अगर किसी दूसरे देश की ओनरशिप है और वो हमारे देश में प्रेजेंट है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो उसको हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे देश में कोई ऐसी चीज है जिसका ओनर यूएस से है तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में से माइनस करेंगे, उसको अपनी में काउंट नहीं करेंगे। और अगर यूएस में कुछ ऐसा है जो हमारा है तो उसको ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारा है। सही हो गई बात। आगे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही आगे एक और चीज है हमारे पास, मतलब मैंने इसी को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं अगर इंडिया ने ओन किया है और दुनिया में कहीं भी लोकेटेड है, दुनिया में कहीं भी लोकेटेड है पर इंडिया ने ओन किया है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। और अगर ये सारी चीजें इंडिया ने ओन तो नहीं करी पर इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी। देखो कितने क्लियर नोट्स हमने बनाए। अब अगला दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है नॉर्मल रेजिडेंट। अब यहाँ पर भी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, कुछ लिखा है पर हम तो एक छोटे से टिप के सहारे चलेंगे ना, हम तो अपनी टिप के सहारे चलेंगे ना। हमारी टिप ये बोलती है कि फर्क नहीं पड़ता डेफिनेशन में क्या लिखा है, बस इतना फर्क पड़ता है कि 1 साल से ज्यादा टाइम हुआ या नहीं हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर फॉर्मूला के ऊपर ऑपरेट करेंगे, 1 ईयर फॉर्मूला देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे कि क्या आप हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं या नहीं। आप जिस देश में, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आप जिस भी देश में 1 ईयर से ज्यादा रहकर आओगे, आप जिस भी देश में 1 ईयर से ज्यादा रह रहे हो, आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो। आप जिस देश में पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम से रह रहे हो, आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो। फर्क नहीं पड़ता कहाँ का वीजा, कहाँ का पासपोर्ट, कहाँ का बर्थ, कहाँ की फैमिली, कहाँ का बैंक और पैन और आधार, डजंट मैटर। आप जिस देश में पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम से रह रहे हो, आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो, बात खत्म। जस्ट फोकस वेदर अ पर्सन स्टेड इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर और नॉट। अगर आप 1 से ज्यादा साल से रह रहे हो, जिस भी देश में रह रहे हो, आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट हो, वरना नहीं हो। सिंपल बात। अब पढ़ लो जी बुकिश डेफिनेशन मेरे साथ, पढ़ो। अ नॉर्मल रेजिडेंट वेदर अ पर्सन, चाहे कोई पर्सन है चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बैंक, कोई कंपनी, कोई एम्बेसी, कुछ भी। अ नॉर्मल रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज वन whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives। मैंने वापस से बोला कि बुकिश डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, पर जब क्वेश्चन पूछे कि भैया राम या श्याम या ये पर्सन इंडिया का है कि यूएस का है, तो वहां पे 1 ईयर रूल लगाना पड़ेगा, सिर्फ 1 ईयर रूल और कुछ नहीं, ठीक है। पर डेफिनेशन क्या बोलती है कि आप जिस देश में रहते हो, अगर उस देश में आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है तो आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि आप वहां पर रहते हो और वहां पर इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर 1 साल से ज्यादा से रहते हो और आप वहां पे अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, यानी कि अपना खर्चा पानी वहीं से चलाते हो। सिंपल भाषा में बोला जाए, आप जिस देश में रह के अपना खर्चा पानी चलाते हो, ठीक है, पैसा कमाते हो, पैसा खर्च करते हो, आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो। बट वहां पे 1 ईयर रूल लागू होता है कि अगर 1 साल से ज्यादा उस देश में रह रहे हो तो वहां के आप नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हो। याद रखना, डजंट मैटर कहाँ पे पैदा हुए, फैमिली कहाँ पे है, पासपोर्ट कहाँ का है, वीजा कहाँ का है, फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 साल से ज्यादा कहीं रह रहे हो तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट हो, ठीक है जी। सिंपली पुट, वेदर अ पर्सन इज लिविंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। इट डजंट मैटर वेयर यू वर बॉर्न, पैदा कहाँ हुए फर्क नहीं पड़ता। हो गया नॉर्मल रेजिडेंट, फिर से मजा आ गया। अब आती है बात सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप एक लीगल रूल है। यहाँ पे आपको लॉ अबाइड करना पड़ेगा, लॉ को फुलफिल करना पड़ेगा,
कुछ रूल्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप सिटीजन बन सकते हो, वरना आप सिटीजन नहीं बन सकते हो। सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर आज आप कनाडा जाना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, या दुनिया में किसी भी देश में जाना चाहते हो, आप वीजा लेके वहां जा सकते हो। पर क्या आपको वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा? क्या आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी? तो वो नहीं मिलेगी। एक सिटीजन के पास राइट होता है कि वो वोट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं जो टूरिस्ट को या ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, उनको वो राइट्स नहीं मिलते। तो अगर आप कहीं का ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप लेना चाहते हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लॉज उस देश के फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर लॉ फुलफिल नहीं करना चाहते हैं, उसका भी एक तरीका है सिटीजन बनने का। क्या? वहां पे पैदा हो जाओ, जिस देश में पैदा हो जाओगे उस देश के सिटीजन बन जाओगे। अब अगर यूएस में जाके सिटीजन बनना चाहते हो, जाओ यूएस में जाके पैदा हो जाओ, तो सिटीजन बन जाओगे। अब ऑब्वियसली पैदा नहीं हो सकते, पैदा तो हो गए, तो अब रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो सिटीजन बनने के दो तरीके होते हैं। सिटीजन बनने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम जहां पर पैदा हुए वहां के सिटीजन बन जाओगे। अगर वहां पे पैदा नहीं हुए और फिर भी वहां का सिटीजन बनना है, तो बेटा हर देश के कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं जो उस देश के जो किसी भी इंसान को अलाउ कर देगा सिटीजन बनने के लिए। अब ये लीगल प्रोविजन क्या होते हैं? ये कोई एक कॉमन चीज नहीं है, हर देश का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, और आप जिस देश के सिटीजन बनना चाहते हो उसका क्राइटेरिया चेक करो कि ग्रीन कार्ड लेने के लिए क्या क्राइटेरिया कौन सा देश फॉलो करता है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड चीज कि ऐसा कर लिया तो किसी भी देश के बन गए, नहीं। ठीक है, हर देश का अपना क्राइटेरिया होता है। इट मीन्स अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो दो तरीके से ले सकते हो, या तो आप इंडिया में अगर पैदा हुए हो तो इंडियन सिटीजन बन जाओगे, या फिर अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, या फिर आप इंडिया से बाहर पैदा हुए थे पर अब आप इंडिया में अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए, और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल करे, तो इंडियन लॉ आपको अलाउ कर देगा इंडियन सिटीजन बनने के लिए। सिंपल भाषा में ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा। टिप हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, आपको लॉ को फुलफिल करना पड़ेगा, पर नॉर्मल रेजिडेंट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। आप जहाँ पे खर्चा पानी करते हो एक साल से, वहां नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे, लॉ नहीं चाहिए, है ना। तो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, और एक सिटीजन एक नॉर्मल रेजिडेंट के बराबर नहीं होता है। एक सिटीजन एक नॉर्मल रेजिडेंट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, सिटीजन वो होता है जिसने लीगल प्रोविजंस फॉलो करे, नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो किसी भी देश में पिछले एक साल से अपना खर्चा पानी चला रहा है, वहां पे रहता है, खर्चा करता है, इनकम कमाता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट होता है। दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, चलो अगेन कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगली चीज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फिर से काफी कुछ पढ़ेंगे, पर पहले टिप्स की बात कर लेते हैं। तो टिप एक सिंपल सी है, अगर किसी ने आपको दान में फ्री में कुछ दे दिया, आपके ऊपर तरस खा के किसी ने कुछ आपको दे दिया, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। या किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, आउट ऑफ लव दे दिया, आउट ऑफ सिंपैथी दे दिया, ठीक है, दान में दे दिया, ऐसे फ्री में गिफ्ट में दे दिया, ठीक है, सरकार ने आपको कोई कंसेशन दे दिया, तो उसको ट्रांसफर पेमेंट बोला जाएगा। पर किसी ने अगर आपको आपके ऊपर दया खा के नहीं पैसा दिया, बल्कि आपके काम के बदले में आपके खून पसीने की कमाई अगर किसी ने आपको दी है, तो उसको फैक्टर इनकम बोला जाएगा। बात खत्म। खून पसीने की कमाई, काम के बदले में कमाया गया पैसा फैक्टर इनकम कहलाता है। पर जो किसी ने पैसा आपको फ्री में दे दिया, आपके ऊपर दया खा के दे दिया, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट दे दिया है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, ठीक है, तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाता है। अब अगर ये समझ आ गया तो फिर से पढ़ते हैं। ये बायलेटरल पेमेंट होती है, ये यूनिलेटरल पेमेंट होती है। बायलेटरल मतलब खून पसीना बहाया, काम किया, पैसा आया, काम किया, पैसा आया, टू साइडेड हो रहा है, गया आया। पर ट्रांसफर इनकम में नहीं है, मैंने कुछ काम किया ही नहीं, आपको मेरे ऊपर दया आ गई तो मेरे पास पैसा आ गया, बात खत्म, मैंने काम तो कोई किया ही नहीं। सो दैट इज ट्रांसफर इनकम। सिंगल साइडेड। यूनिलेटरल मतलब सिंगल साइडेड, बायलेटरल मतलब डबल साइडेड। डबल साइडेड, ठीक है। इनकम या पेमेंट आप बोल सकते हो, कुछ भी एक ही बात है, क्योंकि अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो, आपके लिए पेमेंट है, मेरे लिए इनकम है। आपने मुझे 100 रुपए दिए,
तो आपके लिए 100 रुपए की पेमेंट थी, मेरे लिए 100 रुपए की इनकम है। बात तो वही है, तो मैं इनकम बोलूं या पेमेंट बोलूं, बात तो वही है, ठीक है। अब ये डबल साइडेड है, ये सिंगल साइडेड है। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, जल्दी से पढ़ लो मेरे साथ, ठीक है। इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आपने अपनी सर्विसेज दी है, किसने दी है सर्विस? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी के अभी टाइम स्टैम्प के साथ कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनको क्या पेमेंट मिलती है। अगर याद है प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हें याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, दोबारा भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देखो कमेंट सेक्शन में किसी ने तो बता ही रखा होगा। चलो, पेमेंट रिसीव्ड और पेड विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। तुमने कोई काम नहीं किया, तुम्हें फ्री में किसी ने दया खा के या गिफ्ट दे दिया। यूनिलेटरल पेमेंट ट्रांसफर इनकम, ये नेशनल इनकम में भी ऐड होता है, डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड होता है। ये नेशनल इनकम में भी ऐड नहीं होता है, डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड नहीं होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। चलो हमें पता ही चल गया कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, इन सबको मिलती है। क्या क्या मिलता है? लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये हाउस होल्ड्स के द्वारा मिलता है, हाउस होल्ड्स को मिलता है, ठीक है, या गवर्नमेंट को मिलता है, बिजनेसेस को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही मिले, ठीक है, बिजनेसेस को भी मिल सकता है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं सरकार उनको हर महीने कुछ पैसा देती है, आपकी फैमिली आपको कोई गिफ्ट दे सकती है। ओल्ड एज, जो लोग ओल्ड होते हैं उनको, बिकॉज वो ओल्ड हैं, उनको अपना खर्चा चलाने के लिए सरकार पेंशन देती है। तो ये सारी की जो सारी चीजें ट्रांसफर पेमेंट में आती है। अब आप इसमें बोलोगे कि मैम जो यूजुअली हर किसी को जो पेंशन मिलती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं सबको पेंशन मिलती है ना, रिटायरमेंट पेंशन जिसको मैं बोल सकती हूँ, टू बी प्रिसाइज, विच आई कैन कॉल रिटायरमेंट पेंशन। तो मैम जो रिटायरमेंट पेंशन है क्या वो फैक्टर पेमेंट होगी, ट्रांसफर पेमेंट होगी? सोचो, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। जो रिटायरमेंट पेंशन है वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती है, वो फैक्टर पेमेंट होती है। क्यों? क्योंकि किसी ने दया खा के नहीं दिया आपको रिटायरमेंट पेंशन। आपने अपनी उम्र के 30-40 साल काम किया, जब आपने काम किया तो हर महीने आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट किया जाता था, जिसको बाद में टोटल करके आपको पेंशन की फॉर्म में दिया गया। तो ये एक फैक्टर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। हर तरीके की पेंशन एक ट्रांसफर पेमेंट होती है, एक्सेप्ट फॉर रिटायरमेंट पेंशन। अगर रिटायरमेंट पेंशन है तो वो एक फैक्टर पेमेंट है, बाकी कोई भी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन होता है, ठीक है, या विडो पेंशन होता है, विडोज को पेंशन दिया जाता है, वो सारी ट्रांसफर पेमेंट है। ये एक्सेप्शन है एंड इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। रिटायरमेंट पेंशन इज द ओनली टाइप ऑफ पेंशन जो फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम नहीं है। चलो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। अब यहां से थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। हमारी दो तरीके की गुड्स होती है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इनको समझने के लिए भी मैं सबसे पहले आपको इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। इसको आप कभी भी अपने हाउस होल्ड में, अपने घर में कभी यूज नहीं करोगे, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं ये विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर खत्म हो जाती हैं, लेस देन 1 ईयर यूज होके खत्म हो जाती हैं। तीसरी चीज, ये जो गुड्स होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, ये पूरी तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, इतना कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गई। समझ रहे हो? वो गायब हो जाती है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस का क्या मतलब है कि वो एक तरीके से क्या हो जाती हैं, वो एक तरीके से गायब हो जाती हैं, हमें दिखती ही नहीं है वो कहाँ गई। मतलब अगर आपने
क्रीम खरीदी केक के ऊपर लगाने के लिए, तो आपको सेपरेटली क्रीम दिखेगी ही नहीं क्योंकि वो केक पे लग चुकी है। नाउ इट इज अ केक, तो अब आपको दिख ही नहीं रहा वो कहाँ गया। अगर आपने अपने स्कूल में चौक खरीदा है लिखने के लिए, ठीक है, या पेन में इंक खरीदी है, तो इंक यूज हो गई, खत्म हो गई, उड़ गई, अब आपको पता ही नहीं अच्छा इंक आई भी थी कभी, चौक आया भी था कभी, पता ही नहीं, क्योंकि वो खत्म हो चुका है विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन जो फाइनल गुड्स है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं होती, ये हाउस होल्ड में यूज होते हैं। ये यूजली लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है, पर मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है। तीसरी चीज, ये गायब तो नहीं होती है, हमें यूजुअली दिख रही होती है कि भैया मैंने एक एसी खरीदा, मैंने 3 साल यूज किया, अब एसी खराब हो गया, दिख तो रहा है ना, कहीं गायब तो नहीं हो गया, उड़ तो नहीं गया। तो मोस्टली आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, मोस्टली ये गायब नहीं होती, ये हमें दिखती है कि भैया हाँ फोन खराब हो गया बट फोन तो है। यहाँ पर तो भैया आपने फोन की बैटरी या ये सब कुछ जो फोन में डाला वो सब तो फोन के अंदर चला गया, अब आपको पता ही नहीं बैटरी कहाँ है ना, ठीक है। तो यूजुअली ये क्या है, हमें दिखती नहीं है बिकॉज ये पूरी तरीके से यूज हो जाती है विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगेन मैं डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स को और फाइनल गुड्स को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई। डेफिनेशन रट्टा मार के लिख दोगे, डेफिनेशन पूछी ही नहीं जाएगी, पूछी जाएगी 4 गुड्स देके कि ये कौन सी है, अब वो बताना पड़ेगा, टेक्निकल चीज है, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये टिप्स वहां पे काम आएंगी, ठीक है। अगली चीज, कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। अगर एक हाउस होल्ड ने खरीदी है तो वो कंजम्पशन गुड है, अगर एक बिजनेस ने खरीदी है तो वो एक कैपिटल गुड है। अगर एक हाउस होल्ड ने खरीदी है तो वो एक कंजम्पशन गुड है, अगर एक बिजनेस ने खरीदी है तो एक कैपिटल गुड है। अब पूरी चीज को दोबारा समझो, अब पूरी चीज को दोबारा समझो। 2 तरीके की गुड्स होती हैं, या तो ऐसी जो विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस यूज हो जाती हैं, या फिर ऐसी जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुकी हैं एंड अब हाउस होल्ड जिसको फाइनल गुड्स की तरह यूज करेगा। फाइनल गुड्स के भी 2 तरीके हैं कि फाइनल गुड्स को एक बिजनेस भी यूज कर सकता है, एक हाउस होल्ड भी यूज कर सकता है। देखो सिंपल, अगर मैं ये जो बोर्ड है, मैं जिस बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं ये बोर्ड खरीदूं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो ये मेरा इंटरमीडिएट गुड है। क्या इस बोर्ड को मैंने रीसेल के लिए खरीदा? नहीं खरीदा। क्या मैंने इस बोर्ड को इसलिए खरीदा कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करूं और बेच दूं? नहीं, मैंने इस बोर्ड को इसलिए खरीदा ताकि मैं इस बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ा सकूं। इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। क्या ये बोर्ड सिर्फ 1 साल चलेगा? नहीं, ज्यादा चलेगा। कैपिटल गुड्स हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज 1 साल से ज्यादा चलती हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज 1 साल से ज्यादा चलती है। क्या ये गायब हो जाएगी? नहीं। ये बोर्ड खराब भी हो गए तो भी मुझे दिख रहा है कि पड़ा है, बोर्ड खराब हुआ पड़ा है, पड़ा तो है, गायब नहीं होगा। तो अगर एक बिजनेस कोई ऐसी चीज खरीदे जो 1 साल के अंदर यूज हो जाए, वो इंटरमीडिएट गुड है। पर अगर कोई बिजनेस एक ऐसी चीज खरीदे जिसको वो रीसेल नहीं कर रहा, जिसको वो एज एन इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है, जो उसके लिए एक एसेट बन रहा है, एसेट तो मैम स्टॉक भी होता है, कौन सा? एक फिक्स्ड, एक लॉन्ग टर्म एसेट जो बन रहा है बिजनेस के लिए, वो कैपिटल गुड्स कहलाते। और अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है, अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है फिर तो पक्का कंजम्पशन गुड है, पक्का फाइनल गुड है, बात खत्म। अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो फाइनल गुड है। कौन सी फाइनल गुड? कंजम्पशन गुड। पर अगर एक बिजनेस खरीद रहा है तो देखो 1 साल के अंदर यूज हो जाएगी तो इंटरमीडिएट, अगर 1 साल के अंदर यूज नहीं होगी तो कुछ भी हो सकती है, यू मोस्टली कैपिटल गुड होगी, ठीक है। तो कैपिटल गुड जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे जाते हैं। मोस्टली जितने भी आपके लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट होते हैं वो कैपिटल गुड्स में ही आते हैं, और जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो करंट एसेट टाइप वाली ही चीजें होती हैं, और वो यूजुअली टोटली यूज अप हो जाती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मोस्टली रॉ मटेरियल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, पर ये जो है यूज अप नहीं होते, दिस इज एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो टिप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्टीमेट यूज।
और द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड इन द एंड। आप किस पर्पस से यूज कर रहे हो उस बेसिस पे कैटेगराइज करी जाती है। घर पे यूज करना है फाइनल गुड, फाइनल में कौन सी, कंजम्पशन गुड। अगर रीसेल के लिए है इंटरमीडिएट गुड। रॉ मटेरियल है टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट गुड। अगर बिजनेस ने खरीदा है इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो फाइनल गुड है। और कौन सी फाइनल गुड है, कैपिटल गुड है। ठीक है, तो एंड पर्पस, एंड यूज का पर्पस आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में अब जल्दी से डिफरेंस देखते हैं। ये फाइनल कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। फाइनल कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन गुड्स की, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बिजनेस किसकी, कैपिटल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, दीज आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम ईयर। ठीक है, विद इन द सेम ईयर रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ऐड होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी ऐड नहीं करी जाती, कभी भी ऐड नहीं करी जाती कहीं भी। ठीक है, ये फाइनल यूज के लिए रेडी है, इसमें और कोई फर्दर वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है। पर ये ऑब्वियसली इंटरमीडिएट गुड्स अभी फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, अभी इसमें वैल्यू एडिशन करना जरूरी है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, तभी तो प्रोडक्शन अब हो चुकी है, अब घर पे जाएंगी यूज होने। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अभी अंदर है, अभी इन्होंने बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है। जैसे अगर एक हाउस होल्ड ने मिल्क खरीदा तो ये हमारा फाइनल गुड है। अगर एक मिल्क खरीदा, अगर एक मिल्क कौन यूज कर रहा है, एक डेयरी शॉप या एक फैक्ट्री अगर मिल्क यूज कर रही है मिठाई बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। ठीक है, चलो अगली चीज मेरे पास आती है कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड का डिफरेंस। कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है, जो एक हाउस होल्ड यूज करता है। ठीक है, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। डायरेक्टली मैं अपने घर पे अगर कुछ भी यूज कर रही हूँ तो वो कंजम्पशन गुड है। पर कैपिटल गुड क्या होती है, ये इनडायरेक्टली इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, ये इनडायरेक्टली हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन में आपको बेच नहीं रही हूँ, पर इस स्क्रीन के थ्रू मैं आपकी जो वांट है पढ़ाई की उसको पूरा कर। हम एक बिजनेस में फर्नीचर खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, हम वो आपको मशीनरी बेच नहीं रहे, पर वो मशीनरी की वजह से हम सामान बना के आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आपके डिमांड को वो मशीन भी पूरा कर रही है, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसको डिराइव्ड डिमांड है, इनकी डायरेक्ट डिमांड है कंजम्पशन गुड्स की। ठीक है, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन में यूज ही नहीं होती है, तो घर पे ही यूज होती है। पर इनकी मदद से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली जो कैपिटल गुड्स हैं, जैसे मैंने बोला एक मशीन है, तो वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगी। मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट द ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, इनकी मोस्टली लिमिटेड लाइफ होती है एक्सेप्ट फॉर ड्यूरेबल गुड्स। देखो इसमें क्या आता है, इसमें हमारी आती है ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, एसी, फर्नीचर, गाड़ी। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कुछ 1-1.5-2 साल तक चलती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो यूज किया एंड खत्म, जैसे कि फूड। ठीक है, इसमें आगे क्लोथ्स, शूज, इसमें आगे फूड, स्टेशनरी एंड सर्विसेज, जैसे कि टीचिंग की सर्विस हो गई। तो ये जो तीनों चीजें हैं यूज करके खत्म हो जाती हैं, ये लंबे टाइम तक चलती हैं। पर इनके अलावा बाकी सारी ही ऑलमोस्ट सबका ही एक लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, पर इनका मोस्टली जो लाइफ टाइम होता है वो लंबा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज किया जा रहा है, कैपिटल गुड्स है तो फिक्स्ड एसेट होता है, तो यूजुअली 1 ईयर से तो लंबा ही होता है, काफी लंबा टाइम पीरियड इनका मोस्टली होता है। ठीक है, इसमें आप सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी आ सकते, सॉरी, इसमें मोस्टली क्या आती है, सिर्फ ड्यूरेबल चीजें आती हैं। जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो इसके अंदर नहीं आती हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, रॉ मटेरियल, वो इसमें नहीं आता, वो इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से देखते हैं। गाड़ी अगर मैंने घर पे यूज करी तो फाइनल गुड है, कंजम्पशन गुड है गाड़ी। अगर मैंने अपने बिजनेस में यूज करी, अगर मैंने अपने बिजनेस में यूज करी एज ए टैक्सी या अपने एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्ट के लिए,
तो वो कैपिटल गुड है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। पर अगर मैंने गाड़ी रीसेल के लिए खरीदी या गाड़ी के पार्ट्स निकाल के पार्ट्स बेचने के लिए खरीदी, तो वो मेरी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, प्राइवेट जेट होता है भाई लोगों का, तो वो फाइनल गुड है, कंजम्पशन गुड है। अगर मैंने वो अपनी कंपनी में यूज करने के लिए खरीदा, अपने एम्प्लॉयज के ट्रांसफर के लिए, तो वो मेरा कैपिटल गुड है। या फिर अगर सरकार ने खरीदा मिलिट्री पर्पस के लिए, तो फाइनल गुड है लेकिन कैपिटल गुड है, क्योंकि एक बिजनेस यूज कर रहा है। लेकिन अगर एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर रीसेल के लिए खरीदा गया, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। पेपर, पेंसिल, वीट अगर अपने घर पे यूज करने के लिए खरीदा, तो फाइनल गुड है, कंजम्पशन गुड है। अगर हमने इसको जो है पेपर या फिर पेंसिल या वीट हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा था और वो 1 साल से ज्यादा तक हमारे पास पड़ा रह गया, तो वो क्या होता है, फिर वो मेरा करंट एसेट नहीं रहता है, फिर वो मेरा क्या हो जाता है, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जो मेरा स्टॉक होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक होता है जो, तो वो मेरा कैपिटल गुड में आएगा। इसीलिए हमने बार बार, मैं बोल रही हूँ, इंटरमीडिएट गुड 1 साल के अंदर यूज हो जानी चाहिए। अगर 1 साल के ऊपर चली गई, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होती है, फाइनल गुड, कैपिटल गुड बन जाती है। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड है अगर हमने परचेज किया है फॉर प्रोडक्शन पर्पस और फॉर रीसेल। ठीक है। रेफ्रिजरेटर घर पे यूज हुआ, फाइनल गुड, कंजम्पशन गुड। अगर बिजनेस में यूज हुआ फॉर कोल्ड ड्रिंक्स को स्टोर करके रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो फाइनल गुड, कैपिटल गुड। अगर रीसेल के लिए हुआ, मिलिट्री पर्पस तो नहीं होगा यहाँ पे, अगर रीसेल के लिए फ्रिज यूज हुआ, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। ठीक है। अगले टॉपिक पे चले, काफी लंबा हो गया। अगला आता है इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीसिएशन। अब ये बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी में मैं इसको समझाने वाली हूँ। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू ओवर टाइम रिड्यूस होती जा रही है। आप कोई भी चीज खरीदो, कोई भी दुनिया का एसेट आप खरीदो, अगर आप उसको बाजार में दोबारा बेचने जाओगे, उसका आपको कम प्राइस मिलेगा। सिंपल बात, अगर मैंने 10,000 का फोन खरीदा, बाजार में बेचने जाऊंगी 5-7 हजार, 8,000 ही मिलेगा। गाड़ी खरीदूंगी, बाजार में बेचने जाऊंगी, कम प्राइस मिलेगा। लैपटॉप, एसी, टीवी, फर्नीचर, वॉट एवर, कुछ भी खरीदोगे, बाजार में दोबारा बेचने जाओगे, तो हमेशा कम प्राइस मिलेगा। ये जो कम प्राइस मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि हमने जो चीज खरीदी थी, उस पे डेप्रीसिएशन लग गई है। डेप्रीसिएशन क्या है, क्यों लगी, क्या है वो तो मैंने बता दिया, कि जो भी हमने सामान खरीदा, उसका मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। तो जितना रिड्यूस हुआ, वो जो पार्ट है कि 10 लाख की चीज खरीदी, बाजार में रीसेल करने के लिए हमें सिर्फ 8 लाख की ही वैल्यू मिली, तो 2 लाख का डेप्रीसिएशन लगा था। ये डेप्रीसिएशन जो है क्यों लगता है, क्योंकि हमने उस चीज को यूज करा, यूज करने की वजह से उस चीज की क्वालिटी खराब हो गई। जब हमने खरीदी थी तो वो बेस्ट क्वालिटी थी, हाईएस्ट मॉडल था गाड़ी का। अब 2 साल बाद हम रीसेल करने जा रहे हैं, पुरानी गाड़ी हो गई, तो वो उसका बेस मॉडल हो गया, नए मॉडल आ गए, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गई, वो चीज खराब हो गई, हमें रिपेयर भी करवानी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से डेप्रीसिएशन लगती है, चीज की वैल्यू डाउन जाती है। तो डेप्रीसिएशन क्या है, हमारे किसी भी फिक्स्ड एसेट की मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि विच इज कंज्यूम्ड और यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके नाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ भी भूल जाना, डेप्रीसिएशन के नाम मत भूलना। डेप्रीसिएशन कभी क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन लिखा नहीं आता, हमेशा क्या लिखा आता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। 99.9% यही लिखा आएगा। और क्या नाम हो सकता है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये इंपॉर्टेंट नाम इसके और हो सकते हैं। 3 रीजन से डिप्रिसिएशन होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर, रोजमर्रा में यूज करते हो, चीज यूज होती है यार, खराब होती है, पुरानी होती है, कभी हवा लग गई, पानी लग गया, सनलाइट की वजह से खराब हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, हाथ लग गया, टूट गई, फूट गई, है ना। टाइम, ओवर टाइम किसी भी चीज को जंग लग जाती है, कीड़ा लग सकता है,
कुछ भी मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकती है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो गई, अब उसकी डिमांड कम हो गई। जब मैंने खरीदा था तब तो भैया सैमसंग की बहुत डिमांड थी, आज की डेट में आईफोन की डिमांड है, तो अब सैमसंग का रेट ही नहीं मिलता। कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से डेप्रिसिएशन लगती है। अब अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं ये देखो भाई 10 लाख की गाड़ी है, मैंने उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड ही नहीं करा। एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने 2 साल पहले एक गाड़ी खरीदी थी जिसका रेट था 10 लाख रुपए, बिफोर है, ठीक है, अब है आफ्टर। अब उस गाड़ी का रेट गिर के हो गया है 8 लाख रुपए। अब दो तरीके हैं, आप मुझसे पूछो कि बड़ी अच्छी गाड़ी है, कितने की है ये गाड़ी, तो अगर मैं बोलती हूँ 10 लाख रुपए की गाड़ी है, तो मैं तुम्हें वो वाला रेट बता रही हूँ जिस रेट पे मैंने इसे 2 साल पहले खरीदा था, यानी उसमें मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस आउट नहीं करा, जिसमें डेप्रिसिएशन एडिड है, इसमें डेप्रिसिएशन एडिड है। ऐसी वैल्यू को मैं बोलती हूँ ग्रॉस वैल्यू। पर अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन हटा के बोलती हूँ तो इस वैल्यू को मैं बोलती हूँ नेट वैल्यू। अगर मैं बोलूँ कि अनु बोला कितने की है ये गाड़ी, मैंने बोला कुछ 8 लाख की वैल्यू इस गाड़ी की है, तो मैं आपको नेट वैल्यू बता रही हूँ, मैं आपको डेप्रिसिएशन हटा के अपने एसेट की वैल्यू बता रही हूँ। तो अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में बेटा जी डेप्रिसिएशन एडेड है तो उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ो मेरे साथ, इट इज द एडिशन to the stock of capital before making allowance for depreciation। depreciation माइनस करने से पहले, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें depreciation एडेड है, उस वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू बोला जाता है। It does not indicate the actual change in stock of an economy as it includes depreciation। एक्चुअल में 2 साल में कितना चेंज आया वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 2 साल पहले 10 लाख थी, आज 8 लाख है, पर मैं 10 लाख ही बोल रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि 2 लाख की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड, इट डजंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। इसमें जो है बेटा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती है। तो ओवर 2 ईयर्स मुझे कितना, या ओवर 1 ईयर या वट एवर टाइम पीरियड एक्चुअल में कितना चेंज आया, मुझे वो नेट इन्वेस्टमेंट से पता चलता है, क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन हटा चुके होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है। डेप्रिसिएशन होती है वियर एंड टियर की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, जो मैं बता चुकी हूँ। पर कैपिटल लॉस इन वजह से नहीं होता। कैपिटल लॉस होता है किसी भी अनफोर्सीन नेचुरल कैलामिटी की वजह से, किसी भी ऐसे रीजन से जो मुझे पता ही नहीं था हो सकता है। और कैपिटल लॉस एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। कैपिटल लॉस की वजह से मेरी 10 लाख की वैल्यू सीधा 0 हो सकती है, पर डेप्रिसिएशन से 10 लाख वाली 8 लाख हो गई, ठीक है। पर कैपिटल लॉस से 10 लाख वाली बिल्कुल 0 पे आ सकती है। तो डेप्रिसिएशन होती है नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पर ये हो सकता है किसी अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस की वजह से, या तो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, उस वजह से सीधा मशीन जल गई, 10 लाख की मशीन 0 हो गई, दैट इज कैपिटल लॉस, ठीक है। इसके लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं, जैसे कि हम अपने रिजर्व फंड्स बना के रखते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन के हम रिजर्व फंड्स बना लेते हैं, ठीक है। पर इसके लिए मुझे पता ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि चोरी होगी, मैंने सोचा ही नहीं था कि आग लगेगी, तो मैं कोई रिजर्व नहीं बना के रखती इसके लिए। हाँ, लेकिन मैं इंश्योरेंस जरूर करवा लेती हूँ कि कल को आग लगी तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है, इसके लिए रिजर्व फंड बनाया जाता है, जो कि आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, ठीक है। इससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता। हमें पता है कि मशीन, जब मैं मशीन खरीदती हूँ तभी पूछ लेती हूँ कितने साल चलेगी, अच्छा 5 साल चलेगी, तो मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में सोच के बैठी हूँ कि 5 साल बाद मशीन बदलनी है, तो उससे मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हैम्परिंग कुछ नहीं होगा। पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, एकदम से आग लग गई और सब खत्म हो गया।
अब जब तक मुझे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता और जब तक मैं सब कुछ दोबारा से बैक टू नॉर्मल नहीं लेके आती, तब तक मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस चालू नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देती है। ठीक है, आगे चलें। अगली चीज मेरे पास आती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो क्या होते हैं। तो इसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडी। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, ये वो वाला टैक्स होता है बेटा जो हमारे इनकम या हमारे प्रॉफिट पे नहीं लगता, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हो तो उस पे आप जीएसटी पे करते हो। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर आप इनकम पे इनकम टैक्स पे करते हो तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, पर यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जीएसटी जैसे एक्साइज ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। और सब्सिडी क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। अगर सरकार कोई भी चीज आपको फ्री में देती है उसको सब्सिडी बोला जाता है। जैसे कि दिल्ली में, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करती थी, 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है ना सरकार, इसको बोला जाता है सब्सिडी। ऐसे ही बिजनेसेस को सरकार बिजली फ्री देती है, टैक्सेस में कटौती कर देती है, या कुछ ना कुछ पानी फ्री में दे दिया, कुछ ना कुछ फ्री में देती है। तो जो सरकार फ्री में देती है उसको सब्सिडी बोला जाता है। तो सरकार ने जो लिया एक बिजनेस से माइनस सरकार ने जो दिया एक बिजनेस को, तो ये जो फाइनल अमाउंट निकला इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस किया तो आगे वर्ड लग गया नेट। तो ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें से सब्सिडी माइनस नहीं है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला, पर जिसमें से सब्सिडी माइनस हो गई है उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला। हो गई बात खत्म। लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है नेट एनआईटी। अच्छा सॉरी, एनआईटी में अब आ गई एक और चीज मेरे पास है कि अगर किसी भी चीज में से एनआईटी माइनस हो चुका है तो उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। और अगर किसी भी चीज में एनआईटी प्लस हो चुका है या जिसमें भी एनआईटी एडेड है उसको मार्केट प्राइस बोला जाता है। मतलब अगर मेरे पास एनआईटी है, इफ एनआईटी इज एडेड टू मी, तो मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम अंशिता है, मेरे नाम के आगे एक वर्ड लग जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ दिस थिंग। लेकिन अगर मैंने एनआईटी माइनस कर दिया तो मेरे नाम के आगे लग जाएगा फैक्टर कॉस्ट ऑफ दिस। आगे कोई भी नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास नाम है राजू। अगर राजू में हमने एनआईटी प्लस कर दिया तो इसके नाम के आगे इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ राजू। अगर हमने राजू में से एनआईटी को माइनस कर दिया तो नाम क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट ऑफ राजू। ठीक है, तो किसी भी चीज में से एनआईटी माइनस है, फैक्टर कॉस्ट उसके नाम के आगे जोड़ दो। किसी भी चीज में एनआईटी प्लस है तो उसके नाम के आगे जोड़ दो मार्केट प्राइस। अगली चीज लास्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए क्या बोलता है, एनएफआईए कहता है जैसे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ा था, समथिंग सिमिलर टू दैट। एनएफआईए कहता है कि अगर मेरे देश का पैसा है, अगर मेरे देश के, देखो हमने यहाँ पे लिखा होगा नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, अगर मेरे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स का पैसा है तो वो मेरे देश का पैसा है। अगर मेरे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स का पैसा नहीं है तो वो मेरा पैसा नहीं है। एनएफआईए सिंपल कहता है मेरा पैसा मेरा, फिर चाहे वो मैंने तेरे घर में कमाया चाहे वो मैंने अपने घर में कमाया, तेरा पैसा तेरा, फिर चाहे वो तूने तेरे घर में कमाया या तूने मेरे घर में कमाया। अगर तुमने कोई पैसा मेरे घर में आके कमाया, कोई नहीं, मेरे घर में कमाया तो तुमने है ना, तो आओ मेरे घर से अपना पैसा लेकर जाओ। पर अगर मैंने कोई पैसा तुम्हारे घर में कमाया है तो लाओ मुझे मेरा पैसा दे दो। तो मेरी तुम्हारे साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, मैंने तुम्हारे घर में जो कमाया वो तुम मुझे दे दो, तुमने मेरे घर में जो कमाया वो मैं तुम्हें दे दूंगी। प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन क्या प्लस कर रहे हैं कि मेरे लोगों ने तुम्हारे घर में जाके पैसा कमाया वो तुम मुझे दे दो, और तुम्हारे लोगों ने मेरे घर में आके जो पैसा कमाया वो मैं तुम्हें दे दूंगी।
तो अगर इंडिया के लोग कनाडा जाते हैं ना, पंजाबी हमारे जाते हैं ना कनाडा, गुजराती जाते हैं कनाडा, अगर हम लोग कनाडा जा रहे हैं, कनाडा जाके पैसा कमा रहे हैं, अरे कमाया कनाडा में, कमाया तो हमने, तो वो पैसा कनाडा में नहीं बल्कि इंडिया की फैक्टर इनकम में जोड़ा जाएगा। सिमिलरली अगर नेपाल के या आसपास किसी भी देश के लोग भारत में आए और उन्होंने भारत में आके पैसा कमाया, तो वो भारत की नहीं, उनकी जो है फैक्टर इनकम में जोड़ा जाएगा और हमारी वाली में से माइनस करा जाएगा। ठीक है, अगर हमने कनाडा जाके पैसा कमाया तो वो हमारे वाले में प्लस कर दो, अगर उन्होंने यहाँ आके पैसा कमाया तो वो हमारे वाले में से माइनस कर दो, क्योंकि वो पैसा हमें उनको देना पड़ेगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कहता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने बाहर से जो पैसा रिसीव किया, जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया था, उसको जोड़ दो और उनके लोग जो यहाँ आकर कमा कर गए उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो उनका पैसा है, हमें उनको देना है। तो NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फिटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फॉर्मूला है फीफा माइनस फिटा। फीफा का क्या मतलब है? हमारे लोगों ने कमाया, फिर चाहे दुनिया में कहीं भी कमाया, हमारे लोगों ने कमाया चाहे दुनिया में कहीं भी कमाया, तो वो हमारे वाले में जुड़ जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चाहे वो हमने वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, किसी भी तरीके से हमने पैसा कमाया, अगर हमने बाहर जाके कमाया तो वो हमारे वाले में जोड़ दो। और अगर बाहर वालों ने यहाँ आके कमाया, ठीक है, विच इज पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि जो हमारे लोगों ने नहीं कमाया, जो नॉन रेजिडेंट्स का पैसा है, जो उन्होंने हमारे देश में कमाया, वो पैसा हम अपने देश में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा हमने उनको पे करना है। ठीक है, चलो अब एक यहाँ पर एक छोटी सी और चीज में बस रह गई, लास्ट टॉपिक, कि अगर किसी भी चीज में NFIA जोड़ दिया जाएगा उसका नाम बन जाएगा नेशनल, अगर किसी भी चीज में से NFIA माइनस कर दिया जाएगा उसका नाम बन जाएगा डोमेस्टिक। फिर से एक अब सिंपल भाषा में समझते हैं। हमारा जो राजू है, अगर मैं राजू में NFIA जोड़ दूंगी तो उसका नाम बन जाएगा नेशनल राजू, और अगर मैं उसमें से NFIA माइनस कर दूंगी उसका नाम क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक राजू। ठीक हो गई बात। अब सिंपल देखो, अगर ये हमारा राजू है, अगर मैं इसमें NFIA जोड़ दूं और मैं इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी जोड़ दूं, तो राजू का नाम क्या बनेगा? तो राजू का नाम क्या बनेगा? राजू का नाम बनेगा मार्केट प्राइस ऑफ नेशनल राजू, क्योंकि NIT जोड़ा था तो मार्केट प्राइस आ गया, NFIA जोड़ा था तो नेशनल आ गया। अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन भी जोड़ दूं, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन भी जोड़ दूं तो ऑफ साथ में एक और क्या लग जाएगा वर्ड? ग्रॉस राजू। समझ रहे हो? अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो नेट राजू, अगर NIT माइनस कर दूं तो फैक्टर कॉस्ट ऑफ राजू, अगर NFIA माइनस कर दूं तो हमारा डोमेस्टिक राजू। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो NFIA जोड़ा है या माइनस करा है, इसको और इसको जोड़ा है या माइनस करा है, इसके बेसिस पे अलग अलग नाम हैं जो किसी भी चीज के आगे या पीछे लगने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये नेमिंग कैसे करी जाती है। बस उस चैप्टर पे जाने के लिए प्लीज इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं उसमें दोबारा नहीं बताऊंगी व्हाट इज NFIA, व्हाट इज नेशनल, व्हाट इज डोमेस्टिक, व्हाट इज ग्रॉस एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब हम इस चैप्टर से पढ़ के जाएंगे, वहां जाके नामकरण करेंगे। अभी हमने पढ़ लिया नेट NIT, NFIA, फीफा, फीटा, ग्रॉस, सब कुछ। अगले चैप्टर में जाके नामकरण करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स जो हमने यहाँ सीखे। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो आज की यहीं होती है खत्म। टेलीग्राम से नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे MCQs मिलेंगे, हर जगह पे जाके फॉलो करो। कुछ भी अच्छा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय बाय।